G20 के सफल आयोजन से क्या ब्रांड इंडिया मजबूत नहीं हुआ है? अगर हाँ तो क्या इसमें ब्रांड मोदी का भी बड़ा रोल नहीं आता? G20 के बाद भारत की जय जयकार हो रही है तो प्रधानमंत्री को भी इसका श्रेय दिया जाना चाहिए नहीं? G20 के सुपरहिट कामयाबी के बाद ये वक्त जश्न का है। प्रधानमंत्री मोदी का दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में भव्य स्वागत किया गया है। G20 के बाद ब्रांड इंडिया और ब्रांड मोदी की जो धमक दुनिया ने देखी है, उसी की खुशी में बीजेपी ने प्रधानमंत्री का विशेष स्वागत समारोह रखा था। और जैसा कि हमेशा होता है, प्रधानमंत्री का काफिला जैसे ही बीजेपी मुख्यालय में दाखिल हुआ, हर तरफ से उन पर फूलों की बरसात हुई। बैरिकेड के पीछे बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू किए। लोग गुलाब के फूल लिए हुए खड़े थे। G20 क्यों बेहद कामयाब रहा, अब थोड़ा उसका जिक्र कर दो। संक्षेप में कहूं तो इसके जरिए भारत ने कूटनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक तीनों तौर पर अपनी ब्रांडिंग और मजबूत की है। दिल्ली घोषणा पत्र इसकी मिसाल है। सारे देशों को एक लाइन पर सहमत करना, जिसमें यूक्रेन पर बात हो लेकिन जो रूस के खिलाफ भी ना हो, ये बड़ी कामयाबी है। भारत से मिडिल एशिया होते हुए यूरोप तक IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लॉन्च करना भी बड़ी कामयाबी है, जिसके जरिए भारत ने व्यापार के नए रास्ते तो खोले हैं, बाजार के जरिए चीन के विस्तारवाद पर लगाम कसने में भी बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसके बाद बायोफ्यूल अलायंस का विस्तार, जिसके संस्थापक भारत, अमेरिका, ब्राजील है और इसमें अब और कई देशों के जुड़ने में सहमति दी है। इसी के साथ अफ्रीका यूनियन को G20 में शामिल करना, ये भी भारत की बड़ी कामयाबी है। अफ्रीकी देशों में चीन को पैर पसारने से रोकने में ये एक बड़ी कामयाबी है। तो इसी पर बात करेंगे कौन कौन हमारे साथ हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता राखी राठौर जी हैं, मेरे साथ विवेक कोरडे जी हैं जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मेरे साथ कुलदीप कुमार जी हैं जो कि थोड़ी देर में जुड़ेंगे, MLA हैं और स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के, मेरे साथ AK वाजपेयी जी हैं, स्पोक्स पर्सन है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के। सबसे पहले कोरडे जी, आज आपके समन्वय समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। 4 फैसले हुए हैं कि अलग अलग राज्यों में रैली करेंगे, हर महीने 2 रैली होगी, साथ ही साथ जो है दूसरा ये कि सीट शेयरिंग पर जल्दी ही बातचीत शुरू होगी, सीट शेयरिंग पर बातचीत राज्यों के बीच में होगी, ये भी कहा गया है। ये भी कहा गया है कि जातिगत जनगणना के मुद्दे को आगे बढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ जो अगला मुद्दा है वो जनता ही डिसाइड सुन लेगी जल्दी ही आपसे। विवेक कोरडे जी, ऐसा कोई नया नैरेटिव, ये तो पुरानी बातें हैं, महंगाई, बेरोजगारी, प्राइस राइज, ये सब पुरानी बातें, इसमें कुछ नया नहीं है। विवेक कोरडे जी, कैसे फिर क्या मुद्दा बनाएंगे चुनाव का? ये नया नैरेटिव यानी जैसे मोदी जी हर रोज कुछ नया नया चीज छोड़ देते हैं, ऐसा कोई नैरेटिव बनाने के लिए गठबंधन नहीं हुआ है। हमारा जो गठबंधन है वो गठबंधन इस देश में जो प्रजातंत्र खतरे में आया है, वो प्रजातंत्र को खतरे से बचाने के लिए, मैं आपको सुन नहीं रहा हूं। नहीं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मैं आपको सुन पा रहा हूं कोरडे जी, बट आप ठीक मैं सुन पा रहा हूं आपको, ऐसे साफ है साफ सुन पा रहा हूं। हम जो 28 अलग अलग पार्टियां जो पहले एक दूसरे से खिलाफ लड़ी है, एक दूसरे से विचार अलग है, वो एक विचार से आज इकट्ठी हुई है। वो विचार ये है कि हमें इस देश को जो एकतंत्र का या डिक्टेटरशिप का खतरा मोदी जी की सरकार ने गए 9.5 साल में निर्माण किया है, उस खतरे से देश को बाहर लाके इस देश के संविधान की रक्षा करने और इस देश के लोगों को एक डेमोक्रेटिक जो एश्योरेंस हमारे संविधान ने दिया है, सबके साथ सामाजिक, आर्थिक और राजकीय न्याय की जो गारंटी हमारे संविधान ने दी है, वो बचाने के लिए हम लोग इकट्ठे आए हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि हम अलग अलग विचार के लोग हैं, लेकिन अलग अलग विचार के लोगों ने दुनिया में 1934 से जो फैसिस्ट या एकतंत्री राज्य करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ एक अघाड़ी बनाई है, एक एकजुटता दिखाई है। 1934 में कैथोलिक पार्टी ने, कैथोलिक लोगों ने जर्मनी में सोशलिस्ट लोगों के साथ गठबंधन बनाया था। 1917 में ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा गठबंधन बनाया था। तो हमारा एक बेसिक उद्देश्य और एक ही लक्ष्य है कि इस देश को जो
प्रजातंत्र को खतरा निर्माण हो गया एक तंत्र से, उससे देश को बचाने के लिए हम इकट्ठे आए हैं, तो हम कुछ नया कार्यक्रम क्यों देंगे? हमारा एक ही कार्यक्रम है कि किसी भी हालत में इस देश के लोगों के जो इंटरेस्ट है, जो आज ये मोदी सरकार ने अनिश्चित किए हैं, हमें ये पता नहीं चलता कि इस देश में प्रजातंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, वो प्रजातंत्र बचाने के लिए हम 28 पार्टीज इकट्ठी आई है और हम इकट्ठे रहेंगे। ठीक है, आप इकट्ठे रहेंगे। राखी जी, मैं आपसे जवाब लूं इससे पहले मैं सीधे चलता हूं रविंद्र के पास। वो हमारे साथ मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी रविंद्र जो है इस वक्त बीजेपी मुख्यालय के अंदर मौजूद है। रविंद्र, क्या माहौल वहां पर आज? प्रधानमंत्री का स्वागत, कार्यकर्ताओं में कितना जोश? ये जोश बार बार भरते रहते हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल, ओकेजन अलग अलग होता है, मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री या बीजेपी। आज भी आपने तस्वीरें देखी, आपने दर्शकों को दिखाया भी किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय के गेट पर उतर गए, वहां पर जेपी नड्डा उनका स्वागत किया और पैदल ही गए, वो जो मेन पोस्ट है वहां तक गए जहां पर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री वगैरह नेता जो है वो उनका स्वागत किए। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दोनों तरफ थे, तो ये एक विजुअल था। और ये कोई, दीपक जी, कोई ओकेजन ऐसा नहीं था कि इन्होंने मध्य प्रदेश चुनाव जीत लिया हो या छत्तीसगढ़ जीत लिया हो या 2024 का लोकसभा चुनाव जीत लिया हो। कोई ओकेजन चुनाव का नहीं था, बल्कि G20 जो सफल आयोजन हुआ उसके खुशी में कार्यकर्ता यहाँ पर अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आए थे और प्रधानमंत्री ने भी अभिवादन किया। अभी मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शरीक हो गए हैं, वहां पर भाग ले रहे हैं। मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा शुरू हो गई है केंद्रीय चुनाव समिति की और एक एक सीट पर वहां चर्चा होगी। माना जा रहा है कि कल या परसों तक 60 और सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। जो बीजेपी को उम्मीद है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा हो, गृह मंत्री खुद ही वहां कमान संभाल ले, तो मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी या सत्ता बरकरार रखना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। और उसकी कवायद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शुरू भी हो गई है। लेकिन उसके पहले, जैसा आपने कहा, लगातार यहाँ पर देखने को मिलता है कार्यकर्ता में उत्साह, ओकेजन अलग अलग, मुद्दे अलग अलग, लेकिन जोश वही देखने को मिलता है 2014 से 2023 में अलग अलग समय में। ठीक है रविंद्र, एक बात और, जो गठबंधन है उसने, अलायंस ने तय किया है कि पहली रैली भोपाल में होगी, तो उनकी नजर भी मध्य प्रदेश पर है। तो कल प्रधानमंत्री खुद जा रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दोनों का दौरा करेंगे। क्या निकल के आने की उम्मीद है? कार्यक्रम है तो सरकारी, लेकिन आपको लगता है कि फुल राजनीति होगी इनमें? देखिए, सरकारी कार्यक्रम होते हैं, लेकिन एक ना एक रैली जरूर होती है चुनाव से पहले। किसी भी विधानसभा चुनाव से पहले उस राज्य में प्रधानमंत्री का आपने देखा है लगातार कि 4-5 अगर सरकारी कार्यक्रम है तो एक बड़ी रैली जरूर होती है जो 4-5 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करता रहे हो। चाहे लोकसभा चुनाव के 2-3 महीना पहले जब इस तरह कार्यक्रम होते तो 2-4 लोकसभा क्षेत्र कवर करता हो, ऐसा कार्यक्रम बनाया जाता है। वही है कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि जहां पर जो उनकी रैली है वहां पर 5 से 7 जो विधानसभा क्षेत्र है उसको कवर किया जाएगा, कार्यकर्ताओं को वहां पर लाया जाएगा, नेता वहां पर मौजूद रहेंगे। और ये एक दूसरी तरफ यहाँ पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, और भोपाल में जो, जैसा आपने कहा कि पहली बैठक अलायंस की, लेकिन यहाँ पर बीजेपी वर्सेज कांग्रेस है मध्य प्रदेश में। वहां पर न ममता बनर्जी, न अरविंद केजरीवाल, न दूसरे लालू यादव कोई सहायता कर सकते हैं कांग्रेस को अपने से लड़ना होगा। वहां पर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह एक साथ लड़ेंगे, राहुल गांधी एक साथ लड़ेंगे, तो बीजेपी को चुनौती देंगे। बाकी अलायंस एक दिखावा होगा, पोस्टरिंग होगा कि हम एक हैं चाहे चुनाव कहीं भी हो। लेकिन आपने देखा केरल में, भले ही कह रहे होंगे कि हमारा जो INDA है वो 4 सीटें जीती, लेकिन केरल में देखने को मिला कि UDF वर्सेस LDF, तो कोई ना कोई जीतेगा, वो अलायंस का ही जीतेगा। लेकिन टक्कर तो आपस में ही हुई, केरल में टक्कर है जमीन पर, लेकिन दिखाना है कि हम एक साथ हैं, ऐसा मानना है बीजेपी के बड़े नेताओं का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र। सीधे मैं बहस में आगे बढ़ता हूं। राखी राठौर जी, विवेक कोरडे जी ने साफ साफ कहा ये लोकतंत्र बचाने के लिए ये तमाम राजनीतिक गठबंधन एक साथ आए हैं, क्योंकि भारत के अंदर लोकतंत्र खतरे में है। क्या आपको लगता है ये खतरा है? देखिए दीपक जी, 2014 में और 2019 में जनता के मैंडेट के साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमारे देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जनता अगर मैंडेट देती है और उसको लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं मानते हैं तो इनकी प्रॉब्लम है। ये लोग तो वो लोग हैं जो हमें वोट देते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, उनको राक्षस की संज्ञा देते हैं। तो इनके स्टेटमेंट पे हम जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि नेशन फर्स्ट की पॉलिसी के साथ में प्रधानमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। और बहुत सारे सर्वेज ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि 2024 के अंदर फिर से एक बार
देश की जनता की सेवा करने का मौका जो है प्रधानमंत्री जी को मिलेगा। और स्पष्ट है कि किस तरह से एक फेयर पॉलिसी, ट्रांसपेरेंसी के साथ में जिस तरह से काम किया है आदरणीय मोदी जी ने पिछले 9 सालों के अंदर। और दीपक जी, हम कई बार डिबेट्स में ये बात भी करते हैं कि हम जो 70 सालों में काम हुआ उनको 9 सालों के साथ कंपैरिजन करते हैं। देखा जाए तो कितना अजीब सा कंपैरिजन है, लेकिन ये फैक्ट है। जब हम देखते हैं टॉयलेट्स की बात, तो 40% एरिया में टॉयलेट्स थे, आज 100% हमने टॉयलेट्स बनाए। आवास योजना में हमने 4 करोड़ से ऊपर आवास लोगों को दिए। जल से नल अभियान एक ऐसा अभियान जिसको बहुत पहले एड्रेस करने की आवश्यकता थी, और उससे बाहर निकल के अभी जो G20 समिट हुआ उसमें हमारे देश की नेतृत्व क्षमता को लोगों ने जाना। हमारी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने लोगों के सामने पेश किया कि किस तरह से भारत एक नया भारत है, आगे बढ़ रहा है, और लगातार जिस तरह से एक वैश्विक प्रॉब्लम के बावजूद भी किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनता का ये विश्वास है, उनको मालूम है कि बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी भेदभाव के लगातार जो काम कर रहे हैं, बिना छुट्टी लिए। इनफैक्ट अभी एक राइट टू इंफॉर्मेशन RTI की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें ये मालूम चला कि प्रधानमंत्री जी ने अब तक एक भी छुट्टी नहीं ली है। इसीलिए शरीर के कण कण, समय के पल पल के साथ लगातार देश की सेवा करने वाले प्रधान सेवक को ही जनता ऑप्ट करेगी। और अभी जैसे विवेक जी ने कहा कि हम अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं, इनके शब्दों से ही समझ में आता है दिखा रहे हैं पर है नहीं है। आप देखिए कि G20 की बैठक में मुख्यमंत्री जी आते हैं तो अधीर रंजन चौधरी TMC के जो मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी के बारे में स्टेटमेंट्स देते हैं। आप देखिए मुंबई बैठक के बाद में जिस तरह से सनातन धर्म के बारे में जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसमें ही इनकी अलग अलग चीजें हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वहां पर तय हुआ, उसी के माध्यम से हमारी संस्कृति को अटैक करना, हमारे सनातन धर्म के बारे में अपशब्द बोलना, एक होड़ लग गई कि कौन ज्यादा अपमानित कर ले। तो इस तरह का ये जो एजेंडा लेके चल रहे हैं, इनके पास में नेता नहीं है, इनके पास निष्ठा नहीं है, नीति नहीं है, नीयत नहीं है, लेकिन एक एजेंडा इन्होंने फिक्स कर दिया है कि धर्म के बारे में बात करें और अपमानित करें। तो ये चीज ठीक नहीं है। जनता देख रही है कि कौन किसकी बात करना चाहता है। हम तो चाहते हैं डिस्कशन इस बात पर हो कि किसने क्या किया, विकास के मुद्दों पर। हम विकास के मुद्दों पे चाहते हैं कि 90,000 अगर स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं, 100 से ऊपर यूनिकॉर्न स्टार्ट हुए हैं, आज महिलाओं को आगे ले जाने का काम करो, चाहे आर्म फोर्सेस के अंदर फुल मिला कमीशन उनको, या सैनिक स्कूल में एडमिशन की बात हो, तो लगातार जो मान सम्मान की बात महिलाओं के साथ में की है, चाहे हर क्षेत्र में बात करो, उसके डिस्कशन होने चाहिए तो लोग तय कर पाए कि कहां जाना है। इस तरह की बातें करना और इस तरह से धार्मिक जो हम पे अटैक किया जाता है, जो 80% लोग हैं उनकी धार्मिक भावनाओं पे जो अटैक किया जाता है, मुझे लगता है ये डायरेक्शन ठीक नहीं है। ये वो समय चला गया, ये नया भारत है। ये नया भारत उन लोगों को सेलेक्ट करेगा, उनको ऑप्ट करेगा जो भारत के विकास के लिए काम करेंगे, और निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी इसके लिए कटिबद्ध है, लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं सीधे विवेक कोरडे जी के पास जाता हूँ। विवेक कोरडे जी, आपने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। आप मुझे बताएंगे कि क्या कर्नाटक में भी लोकतंत्र खतरे में है, हिमाचल में खतरे में है, छत्तीसगढ़ में है? ये बार बार सवाल उठाती है बीजेपी। मैंने इसीलिए आपसे सवाल पूछा, क्या इन राज्यों में भी लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सरकार है? मैं पहले एक सवाल का जवाब देता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने जो निर्णय दिया है, लोगों का जो मत है, उसका आदर नहीं करते। हम ये मानते हैं कि मोदी जी को लोगों ने चुन के दिया है और हमने उसका आदर किया है, लेकिन मैं उसके साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि दुनिया का हर डिक्टेटर ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही चुन के आता है। हिटलर भी जो चुन के आया था, उसने तो संसद के सामने नतमस्तक हुआ था, वो जैसे हमारे मोदी जी हुए थे। सत्ता का दुरुपयोग, सत्ता का कंसंट्रेशन करना, इस देश का एक फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको तोड़ने की कोशिश करना, इसके लिए इस देश का प्रजातंत्र खतरे में है, ऐसा हम कहते हैं। अब बात रही कि कर्नाटक में या छत्तीसगढ़ में प्रजातंत्र है कि नहीं। हाँ, प्रजातंत्र है, लेकिन प्रजातंत्र की बड़ी जिम्मेदारी सेंटर पे होती है। सबके साथ समान न्याय रहेगा, सभी लोगों के साथ समान न्याय रहेगा, तभी प्रजातंत्र की रक्षा हो सकती है। अभी ये हमें कहते हैं कि हम धर्म के ऊपर अटैक करते हैं। धर्म के ऊपर अटैक किसने किए? उनके लिए गांधी सब एक शो पीस है, जो हमारे विदेश से जो यहाँ मेहमान आते हैं और जब विदेश में जाते हैं तब दिखाने के लिए गांधी की सांप्रदायिक सद्भावना, प्रतिद्वंद्वी या शत्रु के से भी डायलॉग करना, ये इन्होंने कब किया है? किसने कहा था? यूपी की इलेक्शन में स्मशान एंड कब्रिस्तान, स्मशान बनेंगे तो कब्रिस्तान बनेगा। भारत पाकिस्तान किसने किया है? हर चुनाव में हिंदू मुसलमानों की बातें किसने की है? योगी जी क्या कहते हैं? उनका अली तो हमारा बजरंग बली, ये इलेक्शन में कहते हैं।
साध्वी कहती रामजादे और हरामजादे, ये जो सब चीजें हैं, और एक जगह पे हम कहना कि वन अर्थ और वन फैमिली, हमारे देश में ही लोगों के साथ चुनावी मुनाफे के लिए हम इस तरह का प्रचार करेंगे और ऊपर से कहेंगे कि हम कोई धार्मिक विद्वेष नहीं फैला रहे हैं। ये धार्मिक विद्वेष भी इस देश के प्रजातंत्र को नष्ट करने के लिए किया है, क्योंकि जब तक इस देश का सेक्युलरिज्म रहेगा तब तक इस देश का स्वातंत्र्य रहेगा। 20 दिनों से कौन स्टेटमेंट दे रहा है धर्म के प्रति, कौन अपशब्द बोल रहा है, कौन अपमानित कर रहा है? दीपक जी जरा विवेक जी से पूछ लीजिए, इनसे पूछ लीजिए। मुझे पूरा करने दो सर, आप ये तो बताइए कि धार्मिक भावनाओं को ठेस कौन पहुंचा रहा है? हमारी तरफ से क्या आया है आप बताइए ना, जनता डिसाइड करे। मैंने इतने 4 उदाहरण दिए, मैंने जिस तरह से आपके मैंने 4 उदाहरण दिए, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी की जिस तरह से मौन स्वीकृति है वो कितनी गलत है। आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलता हूं। यहाँ पर मुझे बोलने दीजिए, उनको नेता कहते हैं। हाँ ठीक है जी, उनका सवाल है कि भाई धर्म को लेकर कौन बयान दे रहा है पिछले इतने दिनों से? भाई डीएमके दे रही है ना कि सनातन धर्म को खत्म करना है, नष्ट करना है। इसमें इंडिया, इसको लेकर इंडिया में सहमति बन चुकी है। ये भी तो एक फैक्ट है ना विवेक कोडे जी, देखिए बता रही। देखिए, हमारे पक्ष ने हमारी भूमिका एकदम स्पष्ट कर रखी है। हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, हम गांधीयन हैं। हम गांधीयन फिलॉसफी से हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। जो टिप्पणी हो गई उससे हम सहमत नहीं हैं। और हमें क्या करना चाहिए? फिर मुझे एक बात बताओ कि जो साध्वी ऋतंबरा ने जो कहा था उसके लिए मोदी जी बोले थे कि मैं उनको कभी माफ नहीं कर सकता। क्या किया मोदी जी ने? ऋतंबरा नहीं, प्रज्ञा ठाकुर जी, विवेक कोडे जी, प्रज्ञा ठाकुर जी। ये ऐसी झूठे बातें हम कहा था, ऋतंबरा जी ने नहीं कहा था। वो आजकल कोई राजनीतिक बयान नहीं देती है। सॉरी, प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था। अब ये रामजादे और हरामजादे की बात एक साध्वी नहीं की थी, उसका क्या किया है मोदी जी ने? तो धार्मिक विद्वेष कौन फैला रहा है? हम फैला रहे हैं क्या? धार्मिक विद्वेष पे ही उनकी राजनीति है, उनको ध्रुवीकरण करना। दीपक जी, इनको कहिए ये गलत तथ्य पेश करेंगे तो बीच में बोलना पड़ेगा। उस बात का खंडन किया था मोदी जी ने। आप बताइए, आपकी सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने क्या खंडन किया जो डीएमके के नेताओं ने इतना लंबी चौड़ी बातें की? क्या इस बात को आप मानते हैं? देखिए, हमारे अध्यक्ष ने, हमारे तो वो डेंगू है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने, तो वो एड्स है। अगर शिव की आराधना की जाए, अगर शक्ति की आराधना किया जाए तो क्या उसको HIV कोरोना से कंपैरिजन करना ठीक है? आप मुझे बताइए विवेक जी, एक स्टेटमेंट आपके लीडर का जिन्होंने इस स्टेटमेंट को, डीएमके के जो स्टेटमेंट है उसे कंडेम किया, उल्टा खड़गे साहब के बेटे प्रियांक खड़गे ने इसको सपोर्ट किया है। चिदम्बरम जी के बेटे ने, कार्ति चिदम्बरम ने इसको सपोर्ट किया है। आप देखिए आपके लोगों ने कितना सपोर्ट किया इन चीजों को जो कि गलत है। आपके जो प्रवक्ता है उन्होंने, किसी वेणुगोपाल जी ने साफ साफ कहा कि नहीं, हम तो अभिव्यक्ति की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के माध्यम से आपने इसको कितना ट्रिविलाइज करने का प्रयास किया है। देखा जाए, देखिए गलत चीज है। सभी अपनी आस्था को आप माने, अपने धर्म को माने, लेकिन बाकी धर्मों का सम्मान करें। यही हमारा संविधान कहता है और यही सनातन धर्म कहता है। और जो लोग ये स्टेटमेंट देते हैं ना सनातन धर्म के बारे में, उन्होंने उस धर्म को कभी समझा ही नहीं। नाम ही सनातन है। चाहे तलवार के माध्यम से, चाहे प्रलोभन के माध्यम से इसको हटाने का प्रयास हुआ, लेकिन कभी नहीं हुआ। अपने विस्तारवादी कभी इन्होंने ऐसे प्रयास नहीं किया सनातन धर्म ने कि अपने आप को विस्तार करने के लिए उन्होंने तलवार का, छल बल का, प्रलोभन का उपयोग किया। लेकिन कभी, कितने आक्रांता है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये धर्म जो है इरेडिकेट हो गया। तो इस तरह की जो आपने एक पॉलिसी बना ली है, आपका जो एजेंडा है, इसको कंडेम एटलीस्ट करना चाहिए आपको। नहीं तो फिर जो कमलनाथ जी MP में एक बहुत ढोंग रचते हैं कि साहब हम तो पूरे हिंदुत्व के माध्यम से जाएंगे, कुछ नहीं बोल रहे। आप देखिए, ये जो इंडी अलायंस है, इसके अलग अलग नेता जो है अलग अलग स्टेटमेंट। उद्धव ठाकरे राम मंदिर के अगेंस्ट हो गए कि राम मंदिर अगर बनेगा तो हिंदू लोग जाएंगे, तो आते वक्त गोधारा कांड हो सकता है। तो इस तरह के जब स्टेटमेंट्स कहते हैं तो जनता सामने देख रही है कि आप किस तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं। आप उनको बोल लेने दीजिए, प्लीज बीच में मत बोलिएगा। राखी जी प्लीज बीच में मत बोलिएगा। विवेक कोडे जी अपनी बात कहिए, फिर मैं AK वाजपेयी साहब के पास जाऊंगा और लगातार इंतजार कर। देखिए, अभी मैं बिल्कुल चुप रहा था बीच में, तो मुझे भी अनइंटरप्टेड बात। कुलदीप जी भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। मैंने शुरू में कहा कि हम अलग अलग मेरा निवेदन है, गलत तथ्य मैं पेश करूं तो मुझे रोकिएगा, अगर गलत तथ्य ये पेश करें तो मुझे रोकिएगा। मैंने कोई गलत तथ्य पेश नहीं किया है। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और हमारे वेणुगोपाल जी ने हम उस स्टेटमेंट से सहमत नहीं है, ऐसा शुरू में ही बोल दिया है। दूसरी बात कि
सनातन धर्म ने जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार किए हैं, वो लोगों ने भी सनातन धर्म का नाम लेना चाहिए, उसकी अच्छाई करनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा हम नहीं कर सकते। जिसने इस जो धर्म ने जो भी अत्याचार किए हैं, वो अत्याचार से पीड़ित लोग ऐसा अगर विधान करते हैं तो उसको सहिष्णुता से समझने की जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूं, ना कि वो देश के शत्रु है। और देखो, हमारे संविधान ने सभी धर्मों के लिए जो स्वातंत्र्य दिया है वो धार्मिक आचरण का स्वातंत्र्य है। बाकी अगर वक्तव्य हमारे इंडियन पीनल कोड से अगर कुछ ये करते हैं, कुछ कानून का उल्लंघन करते हैं, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके सिवा हम क्या बोल सकते हैं? FIR हो चुकी है 3-3 जगह। वाजपेयी जी, आप क्या कहेंगे कोटे साहब की बात पर? हम सहमत कोटे जी, अब वाजपेयी जी इंतजार कर रहे हैं। कोडे साहब के आरोप बिल्कुल निराधार हैं। देखिए, आज ये लोकतंत्र की बार बार दवाई दे रहे हैं, प्रजातंत्र की दवाई दे रहे हैं। आज क्या किया इन्होंने? ये जो इंडिया क्या है बना हुआ इनका गठबंधन, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी रात को ही 10 मिनट पहले उन्होंने कहा है कि हम प्रेस के एंकरों का बहिष्कार करेंगे। ये प्रेस की स्वतंत्रता पर मतलब इंचार्ज बन जाएंगे? मतलब क्वेश्चन कौन क्या पूछेगा ये इनके मनपसंद से होगा, प्रेस की आजादी पे हमला करेंगे? क्या समझ नहीं आया मुझे। मतलब एक तरफ तो संविधान की बात कर रहे हो, लोकतंत्र की बात कर रहे हो, और दूसरी तरफ क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हो कि आज ये डिसीजन हुआ है कि हम प्रेस के एंकरों का बहिष्कार करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, काहे का ये का? पंजाब में सरासर लड़ाई हो रही है, महाराष्ट्र में लड़ाई चल रही है, उधर लड़ाई चल रही है, सब जगह लड़ाइयां चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि परस्पर विरोधी विचार हैं और सबके सीने में प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश छिपी हुई है। कैसे ये का हो जाएगा? और अब ये कह रहे हैं कि अब डायरेक्ट फाइट होगी जहां पे कांग्रेस और बीजेपी की, उसमें हम बड़ा अच्छा कर लेंगे। कैसे कर लोगे भाई? पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए आप 19 का, 190 सीट में डायरेक्ट फाइट है कांग्रेस और बीजेपी की 543 में, उसमें 180 सीटें बीजेपी जीती हुई है। 224 सीटें ऐसी हैं जिनमें कि 50% से ज्यादा वोट से बीजेपी जीती हुई है। और माफ करना, 2014 में हमारे पास सिर्फ गुजरात मॉडल था, और अब हमारे पास 14 और 19 के बाद इतने काम है कि मैं गिनाऊंगा तो मेरे ख्याल से 1 घंटा कम से कम लगेगा। और उसमें भी 175 पॉलिसी ऐसी बनाई, और खाली पॉलिसी नहीं बनाई, क्रियान्वित किया जमीन पे जाके। वो गरीब गुरबा की है, SC ST की है, दलित के लिए है, OBC के लिए है, ट्राइबल्स के लिए है। देखिए, हम जाएंगे काम के, और जनता को सरोकार है काम से। जनता को इससे सरोकार नहीं है कि कौन गठबंधन में है कौन गठबंधन में नहीं है, और जनता को सरोकार है अपने धर्म से भी। अगर आप सनातन धर्म पे अटैक करोगे तो जनता आपको उल्टे पांव बैरंग करेगी। नंबर 1, जनता को आप राक्षस भी कहोगे, और उम्मीद रखोगे कि वोट भी मिल जाए। और अंतिम बात ये करूंगा कि मोदी जी का विजन कहाँ चला गया है? उनका विजन तो देखिए, 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर, और ये कहाँ अटके हुए कि जी लोकतंत्र खतरे में है। जवाब दीजिए, इसका क्या जवाब है इनके पास? ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा, लेकिन कुलदीप जी से बात शुरू करूंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने इंडियन अलायंस की कोऑर्डिनेशन बैठक के पहले कांग्रेस की पूर्व इंदिरा गांधी सरकार की तुलना हिटलर शाही से की है। हिटलर शाही। कुलदीप कुमार जी, कैसे चलेगा फिर मीटिंग में? हिटलरों के साथ आप बैठते हैं। अब हम आते हैं असल मुद्दे पर। असल मुद्दा क्या है? इंडिया अलायंस तो बन गया है, लेकिन वैचारिक टकराव बहुत ज्यादा है। अब देखिए, राघव चड्ढा ने आज क्या बयान दिया मीटिंग से ठीक पहले। उसके बाद राघव मीटिंग में भी गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाइट भी दी, लेकिन मीटिंग से ठीक पहले क्या कहा राघव चड्ढा ने इंदिरा गांधी के बारे में? आइए सुन लेते हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को 77 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य से देखता हूं। 1977 में भी एक शक्तिशाली सरकार थी जिसने देश की जनता पर महंगाई, बेरोजगारी, हिटलरशाही थोप दी, और उस महंगाई, हिटलरशाही और बेरोजगारी से देश को बचाने के लिए तमाम राजनीतिक दल इकट्ठे हुए और साथ आकर राष्ट्रीय चुनाव साथ में मिलकर उन लोगों ने लड़ा। एक जनता पार्टी का बैनर बना जिसमें वामपंथी भी थे, जनसंघी भी थे, सोशलिस्ट भी थे, कम्युनिस्ट भी थे। कुछ उसी तरह आज एक छतरी बनी है, एक अलायंस बना है जिसका नाम है इंडिया।
जिसमें तमाम राजनीतिक दलों के साथ साथ भारत के 135 करोड़ लोग इस छतरी के नीचे समा जाते हैं राष्ट्रीय चुनाव के लिए, कि 2024 में जब देश को एक नई सरकार देने का मौका आएगा तो हम इस महंगाई और बेरोजगारी देने वाली भाजपा सरकार को बेदखल करेंगे और जनता का शासन वापस लेंगे। अब देखिए कुलदीप कुमार जी, कितने प्यारे पॉलिटिशियन हैं आप कि आप हिटलर भी कह गए और फिर बोल दिया देखिए अलायंस तो हमको हिटलर को ही हटाने के लिए बना है। गजब है, मतलब ये कला मेरे ख्याल से किसी के पास नहीं है देश की राजनीति में। देखिए दीपक जी, चाय भी पिया राघव भाई मीटिंग में। लगता है कि हर समय का, देखिए हर वो बिल्कुल उस मीटिंग में थे और मीटिंग बहुत सफल रही है और इंडिया गठबंधन एक साथ है, मजबूती से 2024 का चुनाव एक साथ लड़ रहा है और लड़ भी रहा है और जीत भी रहा है, क्योंकि जनता का साथ उन्हें मिल रहा है, जनता की सपोर्ट हमारे साथ है। क्योंकि जनता ने देख लिया कि मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में इस देश के युवाओं के लिए, इस देश के बेरोजगारों के लिए, इस देश के किसानों के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने केवल काम किया तो अडानी के लिए काम किया। हमें इस देश के लिए काम करना है, इंडिया के लिए काम करना है, उन्हें अडानी के लिए काम करना है। तो इसलिए आज ये देश पूरी तरह स्पष्ट है दीपक जी कि अब वो इस मोदी तानाशाही मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहता है, क्योंकि इस मोदी सरकार ने जो किया है वो सब जानते हैं। इस देश के संविधान को बदलने तक की बात की जा रही दीपक जी। आज मोदी जी के सलाहकार समिति के अध्यक्ष विवेक देवरा ये कहते हैं कि भारत का संविधान बदला जाना चाहिए और ये चर्चा बार बार भाजपा के लोगों की तरफ से आती है। अगर भारत का संविधान बदला जाएगा तो इस देश का लोकतंत्र खत्म किया जाने की और कगार पे है। तो मुझे लगता है कि कोई भी मनभेद, किसी का मतभेद हो, किसी कोई भी महत्वाकांक्षा इससे बड़ी है कि हम इस देश के संविधान को बचाना हमारे लिए ज़्यादा जरूरी हो। महत्वाकांक्षा बहुत छोटी चीज़ है उसके सामने। तो इस देश का संविधान बचना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र बचना चाहिए। और आज जिस प्रकार से विपक्ष का गला घोटने का काम मोदी सरकार ने किया है वो उसको उसका सबक मिलना चाहिए, क्योंकि देश चाहता है कि इस देश के युवाओं को रोजगार मिले, इस देश को अच्छे स्कूल मिले। वो कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, हम कहते हैं 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए। वो कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, हम कहते हैं 1 नेशन 1 हेल्थ होना चाहिए। हम चाहते हैं सबको समान रूप से देखा जाए, ना कोई जातिवाद हो, ना कोई भेदभाव हो, ना धर्म के नाम पे दंगे हो, ना लड़ाइयाँ हो, ना झगड़े हो, ना कोई किसी के धर्म को कहे, ना दूसरे को कहे। सबका सम्मान हो। और तभी हो सकता है जब ये मोदी सरकार का सफाया इस देश से होगा, जिन्होंने इस देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करने का काम किया, इस देश को कर्ज के बोझ में दबाने का काम किया, महंगाई की गर्त में घुसड़ने का काम किया। दीपक जी आप देखिए, आज घर के गृहिणी एक महिला से आप जाके बात करिए, आपका रिपोर्टर जाके बात करे, आप उससे पूछिए कि आज उसको घर चलाने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। वो जो दाल, वो चावल, जो आटा, वो गैस जो खरीदती थी, आज उसकी कीमतें कहां पहुंच चुकी हैं। आज कहते हैं ना कि सखी सैया तो खूब ही कमाते, महंगाई डायम खाए जाते हैं, ये गाना है। वो आज पूरी तरह से परिपक्व हो रहा है कि मोदी सरकार ने उसको सेट कर दिया कि आज घर में कमाई लेके आते हैं, लेकिन वो इतनी महंगाई के मार्ग से वो आज बढ़ती जा रही है, लोगों में जाती जा रही है, आज वो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, राखी जी क्या कहेंगे आप? कुलदीप जी ने इतने सारे आरोप लगा दिए। देखिए, सबसे पहले तो राघव चड्ढा जी ने जो स्टेटमेंट दिया उसी से बात से क्लियर है कि 10 दिशाओं में चलने वाले ये जो नेता हैं कभी भी एक साथ बैठ करके काम नहीं करना चाहते। और मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि भारत की जनता को एक मजबूत सरकार चाहिए, मजबूर सरकार नहीं। इनफैक्ट उन्होंने जिस सरकार का भी उदाहरण दिया, उस समय कितने दिन चली सरकार, गठबंधन की इस तरह की सरकार जिसमें अलग अलग विचारधारा वाली सरकारें हों, वो कितने दिन चलती है ये भी हमारी देश की जनता ने देखा है। इसलिए एक स्थिर और एक मजबूत सरकार जनता को चाहिए और इसीलिए सभी सर्वेज ये कह रहे हैं कि फिर से एक प्रधान सेवक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे। कुलदीप जी भी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मैं तो कह रही हूँ ठीक है, डेटाज जो है उनको देखते हैं। अगर महंगाई की आप बात करते हैं तो 2010 से लेकर के 12 तक डबल डिजिट में इन्फ्लेशन लेवल हमारे देश में था, लेकिन आज अगर विश्व में किसी भी बड़ी कंट्री से मैं कंपैरिजन करूं तो हमारी महंगाई दर जो है उससे कम चल रही है। लेकिन अगर विकास दर की बात की जाए तो विश्व के सभी देशों से बेटर विकास दर हमारी है। ग्रोथ रेट जो है वो हमारी बेटर है, 7.8% अभी जो पिछला जो क्वार्टर है उसकी रही। तो जिस तरह से देश प्रोग्रेस कर रहा है और वैश्विक जो हमारे पास चैलेंजेस हैं वो तो सामने है ही, चाहे वो कोरोना हो चाहे वॉर हो। लेकिन इसीलिए, और मैं इनको ये बताना चाहूँगी कि अभी जो मध्यम वर्ग है उनकी आय जो 4.5 लाख हुआ करती थी उसको 3 गुना करने का काम किया। 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम अगर किया है तो मोदी सरकार ने किया है। और जिस तरह से 80 करोड़ लोगों को फ्री जो राशन दिया जा रहा है वो एक इसमें कदम है, जिस तरह से जो लोग हैं उन तक सहूलियत पहुंच सके। और हम वो पार्टी नहीं है जिसमें कि अगर 1 रुपया निकल के आता था तो 15 पैसा ही जरूरतमंद तक पहुंचता था। ट्रांसपेरेंसी के साथ में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों तक बेनिफिट पहुंचाने का काम जो है वो आदरणीय मोदी जी ने किया है। तो ये विश्वास जनता का है। जिन चीजों
चीजों की ये बात कर रहे हैं, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी तो सबसे जल्दी देखिए, खड़े होकर 10 के सेकंड सबसे दीजिएगा जल्दी मुझे, एक्सपोज दीपक जी, होने 10 वाली सेकंड। पार्टी है। शराब घोटाले के अंदर आज ही मैं पढ़ रही थी कि सत्येंद्र जैन जी को नहीं मिल रही है जमानत नहीं मिल पा रही है इनको। 10 सेकंड तो दीजिएगा वो मुझे बस। लोग देख रहे हैं कि कौन कौन से मॉडल पे चल रहा है। और आप बताइए, अरविंद केजरीवाल जी जब छत्तीसगढ़ गए, जब MP गए, तो वहां जाकर के उन्होंने किस तरह से कांग्रेस सरकार के बारे में बात की, किस तरह से कुशासन की बात करी। तो कैसे ये अलग अलग फ्लेवर्स जो है ना, इनमें कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, लेकिन सुपर तरीके से इनके बीच में कोऑर्डिनेशन की ही कमी है, जो जनता देख रही है। मजबूत सरकार चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी और NDA का गठबंधन दे सकता है। बताइए कुलदीप जी, 90 सेकंड दीजिएगा, आपके 10 हैं, सेकंड। कंक्लूडिंग कमेंट AK वाजपेयी जी का। देखिए अदम गोडवी साहब का एक शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावे किताबी हैं। ये जो पूरे आंकड़े दिए गए हैं ना, ये जमीनी हकीकत नहीं है, जमीनी हकीकत कुछ और है। इन्होंने कहा महंगाई दर की बात कर रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं आज राष्ट्रीय स्तर पे 6% के आसपास महंगाई की दर है, और वहीं दिल्ली में कल का आंकड़ा गिर गया भाई, पहले 7 थी अब 6 पॉइंट हो गई है। डेटा पहले 7 पॉइंट समथिंग थी, अब 6 पॉइंट हो गई है कुलदीप कुमार की। मैं दिल्ली की बता रहा हूं आपको, 3% हाँ, है। पुराना आंकड़ा भी देख लीजिए कुलदीप जी, सही रहेगा। 3% है। मैं दिल्ली का बता रहा हूं, दिल्ली का हम देश की बात करते हैं, देश को चलाते हैं। और अगर आप बात करें, सुनो मैं बताऊं आपको, मैं राजस्थान का बताऊं आपको 10%। देखिए राजस्थान का 10% है। आपकी बारी आएगी तब शराब घोटाले में आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा, जब आपकी बारी आएगी। नहीं सर, डेटा तो करेक्ट करेंगे ना। आप अलायंस की है ना, आप अलायंस की तरफ से, तो आपके अलायंस का यहाँ पर राज्य राजस्थान में 10% है यहाँ पर महंगाई दर। ओ माय गॉड, बताइए ना, आपकी राजस्थान की बात करते हैं, केंद्र सरकार की बताइए महंगाई दर कितनी है? बोलेंगे आप बताइए कितनी है? आपकी यूपी की बताइए कितनी मानेगी पब्लिक, उत्तर प्रदेश की बताइए, नहीं मानेगी पब्लिक, मध्य प्रदेश की बताइए, कट्टर भ्रष्टाचार है, बताइए ना, मध्य प्रदेश की बताइए, भ्रष्टाचारी उत्तर प्रदेश की बताइए। 400 का सिलेंडर 1200 का कर दिया। अच्छा, आपके जो 18 करोड़ रुपए का टेंडर देके सोने की सड़क आप बनाओ, तो मैनिफेस्टो जो था घोटालेबाज कहा था कि शराब की भ्रष्टाचारी को मोदी स्वामी कर अपनी पार्टी के अंदर 17 करोड़ एक बोतल के बदले एक बोतल दिया भ्रष्टाचारी हमें आपके नाम। सत्येंद्र ये जैन बताओ ना, आज भी अरे यहाँ तो देश के प्रधानमंत्री कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए अडानी चले गए श्रीलंका बांग्लादेश, क्यों जमानत नहीं मिल रही है? देश के बांग्लादेश चले गए, मोदी जी चले गए बांग्लादेश, मिल जाएगी वो भी मिल जाएगी। आपकी झूठ की दुकान और ईडी सीबीआई जो जिनका दुरुपयोग करते हो देश सब जानता है, जो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हो राखी राठौर जी, ये पूरा देश जानता है। कोर्ट में तुम्हारी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग सब जानते हैं, और कुछ साबित नहीं कर पाए तुम्हारी ईडी और सीबीआई, और कर भी नहीं पाएगी। सत्येंद्र जैन आप जेल में चाहे 2 साल रखो चाहे 10 साल रखो, ईडी सीबीआई जो आपकी कोई जवाब दाखिल नहीं कर पाएगी, ऐसा कुछ नहीं, कोई सबूत भी नहीं रख पाएगी। बता देता हूं मैं आपको, भ्रष्टाचारी कोई सबूत भी नहीं रख पाएगी, वो सबसे जल्दी एक्सपोज। अरे अजीत पवार तो ईमानदार है ना, और इससे पहले हेमंत शर्मा तो ईमानदार है ना, आप लोगों को नारायण राणे तो ईमानदार है ना, शुभेंद्र अधिकारी तो ईमानदार है ना, हसन मुश्रीफ तो ईमानदार है ना, वो तो वॉशिंग मशीन में ढालिए सारे लोग। वो बताइए भ्रष्टाचार किया है, वो बताइए, वो ढालिए, जिसने भ्रष्टाचार किया। अरे जाइए, भ्रष्टाचार की बातें मत करिए आप और मोदी जी मिलके, वो वॉशिंग मशीन में जो नहा लेता भ्रष्टाचार उसकी भाजपा की, वो सब साफ हो जाते हैं। और किसी को समस्या नहीं है। अजीत पवार भ्रष्टाचारी है नहीं, बताइए चलिए। अरे अजीत पवार भ्रष्टाचारी है नहीं, बताइए। हेमंत शर्मा भ्रष्टाचारी है नहीं, बताइए। हसन मुश्रीफ भ्रष्टाचारी है नहीं, बताइए। नारायण राणे भ्रष्टाचारी है नहीं, बताइए। शुभेंद्र अधिकारी है नहीं, बताइए। और कितने बड़े स्किम बताइए। सबके जवाब है मेरे पास। कट्टर ईमानदार है, देशभक्त हैं, देश के गरीब बच्चों को स्कूलों के अंदर अच्छे करने का काम किया है। जैन साहब कट्टर देशभक्त हैं, दिल्ली के लोगों ने मोहल्ले क्लिनिक बनाने का काम किया है। तो जमानत क्यों नहीं मिल रही? बताइए ना, हेमंत, मैंने बता दिया, हेमंत शर्मा के बारे में बताइए। जमानत क्यों नहीं दे रहा? आज ही मैंने पढ़ा था, क्यों टेंशन लेते हो? जैन जी को फिर जमानत नहीं। अरे आपकी ईडी को बोलिए और दम लगा ले, आपकी सीबीआई को बोलिए, अरे आज भाजपा में शामिल जाएंगे, आज जमानत मिल जाएगी। जिसने गलत काम किया वो जेल में है, हमें आज भाजपा में आ जाएंगे, आज जमानत मिल जाएगी। बताइए, गलत काम करे, गलत काम हम करते नहीं है। वो अगर आज भाजपा में शामिल हो जाएंगे, आज जमानत मिल जाएगी। और वही भारतीय जनता पार्टी मिलेगी। चलिए मैं यहीं पर रुकूंगा, अफसोस आज के लिए वक्त इतना ही है। राखी जी, कुलदीप जी, वाजपेयी जी, विवेक कोटे जी।